सो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अप्रेज का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ तारीफ करनी है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी उसकी कुछ तारीफ करनी है। अप्रेज का मतलब है कि क्रिटिकली एनालाइज करो कि क्या क्या कमियां थी, क्या क्या कमियां रही थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई थी। तो उसमें कमियां ही कमियां थी वैसे तो, बट हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या थी, मतलब व्हाट वर द शॉर्टफॉल्स और व्हाट वर द लिमिटेशंस बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टफॉल्स ही सही वर्ड है कि क्या क्या कमियां रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो अब फर्स्ट हम इसमें इधर देखते हैं। सबसे पहली जो चीज थी वो थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप थी ना पहले से भी, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब डिक्लाइन इन दी प्री सेटल्ड इंडस्ट्रीज। मतलब एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई एंड वो कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज लाई होंगी, बट उससे पहले भी जो प्री सेटल्ड इंडस्ट्रीज थी ना इंडिया की, प्री सेटल्ड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है? तो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वॉज वन ऑफ द प्री सेटल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, वो पहले से ही सेट थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से अच्छा रिवेन्यू आता था इंडिया का। बट आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। जो उनको मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए थे, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अगर मॉडर्न मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स modern machine and equipments were not provided। जो मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स थे ना जिससे इसकी ग्रोथ हो सकती थी इंडस्ट्री की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, जिससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़ी हो सकती थी अगर मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आते ना, तो क्या होता, थोड़े से मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की वजह से हमें इस इंडस्ट्री से थोड़े से चीप प्रोडक्ट्स मिल पाते। एंड चीप प्रोडक्ट्स मिल पाते, जितना सस्ता सामान होगा उतना ही ज़्यादा सेल होगी। ठीक है, बट मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं आ पाए इस इंडस्ट्री के अंदर बाय दी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि कुछ खासा एफर्ट्स करे ही नहीं, एंड जो मतलब उस इंडस्ट्री की ग्रोथ में कुछ हेल्प करी ही नहीं इसने, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, तो उसकी वजह से देयर वॉज अ डिक्लाइन इन प्री सेटल्ड इंडस्ट्री। जो पहले से ही इंडस्ट्री सेट थी ना हैंडीक्राफ्ट की, वो भी ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि विद बिकॉज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट ना हर एक इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ता है। हर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ जैसे जैसे नए मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, तो हमें ग्रो और चेंजेस लाने पड़ते हैं। बट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी इस इंडस्ट्री को ग्रो होने में। तो द फर्स्ट शॉर्टफॉल इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये रीजन क्या था? ठीक है, हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देख लिया, इसका इम्पैक्ट भी हमने समझ लिया कि इसकी वजह से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाई। तो रीजन देखते हैं अब, रीजन बिहाइंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
इसका रीजन क्या था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ इन्होंने कोई भी डेवलपमेंटल स्टेप नहीं उठाया। इसका रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था ये बताओ। ये इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, इन दी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो रीजन क्या रहने वाला है, रीजन बीइंग कि रीजन दो थे, ठीक है, रीजन भी दो सेक्टर, दो पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट रीजन इज ब्रिटिशर्स वांटेड टू परचेज cheap raw materials from इंडिया। ब्रिटिशर्स को इंडिया से चीप रॉ मटेरियल मिल जाए, इसलिए वो इंडस्ट्रीज फ्लरिश नहीं करते थे। क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ पे होता है, रॉ मटेरियल बनता है प्राइमरी सेक्टर में, है ना। प्राइमरी सेक्टर है हमारा, प्राइमरी से हम कहाँ जाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या बनता है, प्राइमरी सेक्टर में बनता है रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर को तो डेवलप कराती थी जानबूझ के ब्रिटिशर्स, बट सेकेंडरी सेक्टर की तरफ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, फिनिश्ड गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर से हमें बना बनाया सामान मिलता है जिसको हम यूटिलाइज और यूज कर पाते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्टर से, एंड प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो इंडस्ट्रीज इसलिए सेटअप नहीं होती थी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज सेट हो जाएंगी तो सारा रॉ मटेरियल यहीं पे इंडिया में यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज सेट नहीं होती थी कि वो रॉ मटेरियल अपने घर वापसी ले जाए, ब्रिटिश ले जाए और सस्ते दामों पे उन्हें मिल जाएगा। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था ब्रिटिशर्स wanted to supply finished goods to इंडिया। ब्रिटिशर्स क्या हुआ इसकी वजह से, अब वही चीज है, जब रॉ मटेरियल वो अपने पास ले जाएंगे तो उससे जो फिनिश्ड गुड्स बनेगा वो बाद में क्या कर देंगे, वो इंडिया में इंपोर्ट कर देंगे। सप्लाई मतलब इंडिया में वो पैसा, इंडिया में जो भी फिनिश्ड गुड्स बनेगा वो सस्ते दामों पे इंपोर्ट कर देंगे। तो एक तरीके से सस्ते दामों से इन्होंने रॉ मटेरियल उठा लिया, एंड उसके बाद वही इंडिया की सेम चीज, इंडिया का ही रॉ मटेरियल बना के फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में इंडिया वालों को ही महंगे दामों पे बेच दिया। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड द नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री, बाय द ब्रिटिशर्स इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इस वजह से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फ्लरिश होने नहीं दिया, ठीक है। इसका एक और चीज देखते हैं, इसमें एक चीज और देखते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि देखो, हमने आराम से सारी चीजें समझ ली कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग देयर टाइम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी। किस रीजन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी, अगर इसकी मैं बात करूं, ये इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हम इतना भी लिख सकते हैं इसे कि रीजन बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे का क्या रीजन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे का क्या रीजन था वो भी देख लिया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो जब बसी बसाई इंडस्ट्री भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो रीजन बिहाइंड भी देख लिया कि क्यों इंडस्ट्रीज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे क्या रीजन था ब्रिटिशर्स का, ये भी देख लिया हमने। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो है इम्पैक्ट of deindustrialization, impact of deindustrialization। तो impact of deindustrialization में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली चीज क्या आ गई, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। जब इंडस्ट्री सेट नहीं होंगी तो लेबर और वर्कर्स को काम कैसे मिलेगा, लेबर्स एंड वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा, तो सिंपल सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट
सिचुएशन डेवलप हो जाएगी इकोनॉमी में। एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या है, ये रॉ मटेरियल को, जितना भी रॉ मटेरियल होगा उसको मशीन्स में तो कन्वर्ट करेगी, मतलब फिनिश्ड गुड्स में तो कन्वर्ट करेगी। फिनिश्ड गुड्स इंडस्ट्रीज करती क्या है, वो तो करती तो सारी इंडस्ट्री यही है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, बट ये कौन से टाइप के फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है, तो वो जो फिनिश्ड गुड्स होता है ना वो एक तरीके से मशीनरी होती है। तो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये रॉ मटेरियल से मशीनरी में कन्वर्ट करती है। एंड मशीनरी एक तरीके से ना, जितनी ज्यादा मशीनरी बिल्ड होगी ना उतना ज्यादा और तरीके की इंडस्ट्री सेट हो पाएगी। अब मैंने सिलाई की मशीन की अपनी इंडस्ट्री खोली तो वो एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। उससे क्या फायदा होगा, एक तो सिलाई की मशीनों की इंडस्ट्री भी खुल गई, ऊपर से जो सिलाई मशीनें खुलेंगी उससे कपड़ों के और ज्यादा काम खुल पाएंगे इंडिया में। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने और इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए मशीनरी क्या करती है, मशीनरी प्रोवाइड्स बेस फॉर सेटिंग अप अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज को सेट होने के लिए भी एक बेस प्रोवाइड करती है हमारी मशीनरी। ठीक है ना, तो इसी वजह से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी नहीं फ्लरिश हो पाई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी ध्यान से देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जैसे भी है, क्योंकि वो नोट्स में तो अवेलेबल होता नहीं है ये। ठीक है, तो ये तुम्हें वीडियो में ही देखना पड़ेगा। तो तुमने तीन चीजें पढ़ी, सबसे पहली क्या पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे जो बड़ी कमी थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या लेके आए, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो कुछ लाए नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आ गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का रीजन क्या था वो भी हमने समझ लिया, कौन सी इंडस्ट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए वो भी हमें पता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, किस लिए लेके आए रीजन भी समझ लिया, एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या रहा वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो अब हमारा पूरा ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है ना, थैंक यू।